वेलकम टू गोयला आईएएस। आज हम बात करेंगे आपके बायोलॉजी के टॉप 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। डेली हमारी लाइव क्लास रहेगी जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवाएंगे जो कि आपके बायोलॉजी से कंसर्न्ड रहेंगे, बायोलॉजी से जुड़े हुए रहेंगे। और आज का जो टॉपिक है साइटोलॉजी यानी कि सेल बायोलॉजी से जुड़े हुए क्वेश्चंस की आज हम प्रैक्टिस करेंगे जो आपके हरियाणा एचसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिस लेक्चर में हम टॉप 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और पहले इन क्वेश्चंस को आपने खुद सॉल्व करना है, फिर इसकी जो आंसर है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन उसको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। रुडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी की थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड प्रिंसिपल को दिया था। इन टोटल हमारी सेल थ्योरी के मेजर 3 स्टेटमेंट यानी कि 3 प्रिंसिपल्स हैं। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है जो कि रुडोल्फ विर्चो ने दी थी। अब ये रुडोल्फ विर्चो कौन थे? एक जर्मन बायोलॉजिस्ट और एक पैथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी में थर्ड स्टेटमेंट को दिया था। आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट दी थी। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, omnis cellulae acellula, the cell is the basic unit of life, या फिर ऑप्शन डी spontaneous generation। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होएगा, omnis cellula acellula। मतलब क्या है? All the new cells are formed from the pre-existing cells। मतलब जो न्यू सेल्स बनते हैं पुराने सेल्स में ही रेप्लिकेशन होके नए सेल्स बनते हैं। तो आपने याद रखना है कि रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1835 टू 38 के पीरियड में रिसर्च की थी और हमें थर्ड प्रिंसिपल दिया था। अब वो थर्ड प्रिंसिपल है क्या था? क्योंकि ये जर्मन बायोलॉजिस्ट थे तो जर्मन में ये प्रिंसिपल लिखा है omnis cellulae acellula, यानी कि ऑल द न्यू सेल्स आर एक्चुअली क्रिएटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जो भी नए सेल्स बनते हैं वो आपके पहले से एग्जिस्टिंग जो सेल्स हैं उन्हें ही रेप्लिकेट करके नए सेल्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है? इसके अलावा 2 स्टेटमेंट्स और थी। अब वो कौन कौन सी स्टेटमेंट है? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। प्लांट्स सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी सेल से बने हुए हैं। ये स्टेटमेंट दी थी स्क्लिडेन ने। किसने दी थी? मैथियस स्क्लिडेन ने। आपको याद रखना है ये स्टेटमेंट दी थी मैथियस स्क्लिडेन ने। और अगर पूछा जाए द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल सबसे छोटी इकाई है जीवन की, तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? थियोडोर स्क्वैन। थियोडोर स्क्वैन। तो आपको मेजरली सेल थ्योरी की 3 स्टेटमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये तो अपने आप में एक अलग थ्योरी है। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी अरिस्टोटल ने। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एरिस्टोटल ने बताया था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक्चुअली में वो नॉन लिविंग मैटर से ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन बाद में ये थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया था। यानी कि आपकी सेल थ्योरी में मेजर 3 स्टेटमेंट्स होती हैं। कौन कौन सी आपको याद रखना है? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, सेल सबसे छोटी इकाई है और हर एक न्यू सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आगे बन के आता है। तो आपने याद रखना है कि रुडोल्फ विर्चो ने कौन सी स्टेटमेंट दी थी? ओमनिस सेलुला एसेलुला। आपको याद रखना है कि स्क्लिडेन ने ये दी थी 1838 में कि प्लांट्स, चाहे प्लांट्स की बात करें चाहे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सभी सेल से बने हुए हैं। और स्क्वैन ने क्या दी थी? थियोडोर स्क्वैन ने दी थी 1839 में कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है, एनिमल्स भी सेल से बने हुए हैं।
और एक आपकी थ्योरी है विर्चो ने दी है 1858 में कि जो भी न्यू सेल बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है, यानी कि सारे प्लांट्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, ये स्क्लेडेन ने दी थी। और सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, एनिमल्स भी सेल से बने हुए होते हैं, ये स्क्वैन ने दी थी। और विर्चो ने क्या दिया था कि जो नए सेल बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। अब हम समझेंगे कि रुडोल्फ विर्चो ने एक्चुअली ये थ्योरी कब दी थी। तो आपको याद रखना है कि रुडोल्फ विर्चो का जो पीरियड रहता है 1835 टू 38, ये एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1838 में बेसिकली अपनी थ्योरी दी थी। अब इन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे दी थी, एक्चुअली ये रिसर्च कर रहे थे क्योंकि ये बायोलॉजिस्ट थे, पैथोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने नॉर्मल सेल और डिसीज्ड सेल की माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ा, उसको समझा। तो ये जब नॉर्मल सेल की सेलुलर बायोलॉजी यानी कि साइटोलॉजी को पढ़ रहे थे तो इन्हें देखने को मिला कि जब भी कोई न्यू सेल बनता है उसके आसपास एक प्री एग्जिस्टिंग सेल मौजूद होता है, यानी कि कोई भी नया सेल बनेगा तो वो प्री एग्जिस्टिंग के रेप्लिकेशन के बाद ही बनेगा। दूसरा, इन्होंने एक डिसीज्ड सेल को यानी कि एक कैंसरस, एक ट्यूमरस सेल को देखा जिसमें इन्फेक्शन हो रखी है। उसमें इन्होंने बताया कि इसमें जो एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि सेलुलर डिवीजन को कंट्रोल करते हैं वो अबनॉर्मल हो जाते हैं, यानी कि उसकी डिसरप्शन हो जाती है जिसकी वजह से अबनॉर्मल डिवीजन देखने को मिलती है, यानी कि सेलुलर डिवीजन पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता, वो कभी भी इनिशिएट हो सकती है, कभी भी स्टॉप हो सकती है, जिसमें सेल में कैंसरस ट्यूमरस टिश्यूज बनने शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो रुडोल्फ विर्चो ने आपकी स्टेटमेंट दी थी कि सारे नए सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। कब दी थी? 1838 में दी थी। कैसे इन्हें पता लगा? इन्होंने दो सेल्स को कंपेयर किया जिसमें नॉर्मल सेल के जो न्यू सेल्स बनते थे उसके आसपास हमेशा ही प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मौजूद थे। तो इन्होंने जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी किया तो इन्हें पता लगा कि एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ओल्डर सेल से ही नए सेल्स रेप्लिकेट करके जनरेट होते हैं। कैसे जनरेट होते हैं? क्योंकि सेल के पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल। कौन सा जेनेटिक मटेरियल? डीएनए, जिसके पास क्या प्रॉपर्टी है? रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किसके बारे में है? प्रोकैरियोटिक सेल्स वर्सेस द यूकैरियोटिक सेल्स। अभी लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि सेल्स दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए बिल्कुल सटीक है, सही है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम का जो साइज है वो 80s होता है। दे लैक द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स। डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ लीनियर क्रोमोसोम्स फैशन। आपको बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है अगर हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट सेल के बारे में बात करें। तो आपको याद रखना है, अब देखिए, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तभी तो आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कर पाएंगे। तो आपको याद रखना है, प्रो मतलब पहले के प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। इनमें बेसिकली कौन आते हैं? बैक्टीरियल स्पीशीज, यानी कि बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज को आपने ध्यान में रखना है। बैक्टीरिया में क्या होती है? बाइनरी फिजन। क्या बैक्टीरिया में आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है? नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया में तो जो आपका जेनेटिक मटेरियल है सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म में ऐसे ही सस्पेंडेड होता है। तो प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये ऑप्शन तो हो जाती है आपकी गलत। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ 80s राइबोसोम, जबकि ये 80s का साइज प्रेजेंट होता है यूकैरियोट में। तो 80 नहीं, यहाँ पे आएगा 70s इसका साइज होता है, ये भी हो जाएगा गलत। लैक ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स, इनके ऑर्गेनल्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका ऑप्शन डी क्या है कि डीएनए इनका लीनियर क्रोमोसोम्स की फैशन में होता है, दैट इज रॉन्ग। लीनियर नहीं, सर्कुलर पैटर्न में इसका डीएनए होता है।
तो आपका बिल्कुल एक ही ऑप्शन है जो आपकी बिल्कुल सही है, और वो ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, कि आपके जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनके जो मेम्ब्रेन, जो ऑर्गेनल्स होते हैं, इनके आसपास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो आपने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में मेजर जो डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे बैक्टीरियल और आर्कियोबैक्टीरियम स्पीशीज आते हैं, इनमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होएगा। आपका जो डीएनए मटेरियल है प्रोकैरियोट में ऐसे ही प्रेजेंट है, सेंटर में होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, और राइबोसोम का साइज होता है 70s। और बैक्टीरिया कैसे रेप्लिकेट करता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये बाइनरी फिजन से, यानी कि एक ही सेल इलोंगेट करता है, वहां पे एक सेप्टम क्रिएट होता है जिससे 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। यानी कि प्रोकैरियोट्स में डिवीजन का जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा? बाइनरी फिजन। यही अगर हम बात करें यूकैरियोट्स की, यू मतलब ट्रू ऑर्गेनिजम्स, इनमें आपके पास जो डीएनए है उसके आसपास एक स्पेसिफिक मेम्ब्रेन होएगा जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनमें ट्रू न्यूक्लियस होएगा, 80s का साइज होएगा, और इसमें स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और इनका जो डीएनए होता है वो लीनियर टाइप का होता है। जबकि प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे सर्कुलर डीएनए रहेगा। तो ये था आपका प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में जुड़ा हुआ एक प्रश्न। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट आपके प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? प्लांट के सेल स्ट्रक्चर के बारे में है। अ सिंगल मेम्ब्रेन विच सराउंड्स द लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन अ प्लांट सेल। प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें वैक्यूल्स एक पार्ट प्ले करते हैं, स्टोरेज का, वेस्ट रिमूवल का। आपको बताना है कि वैक्यूल्स के बाहर वाली जो एक मेम्ब्रेन होती है, सिंगल मेम्ब्रेन, उसको साइंटिफिकली उसका टर्मिनोलॉजी क्या है, क्या उसे कहते हैं? ऑप्शन ए है उसे सेल वॉल कहते हैं, ऑप्शन बी प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, ऑप्शन सी टोनोप्लास्ट कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी मिडल लैमेला बोला जाता है इसे। तो आपको बताना है इसकी टर्मिनोलॉजी को क्या कहते हैं। तो अगर हम देखें ऑप्शन ए जो कि है आपका सेल वॉल, ये तो गलत है, बिकॉज ये तो आउटर लेयर होती है ना, सबसे बाहर वाली लेयर जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, दैट इज द सेल वॉल। उसके बाद अगर हम बात करें प्लाज्मोडेस्माटा, ये भी गलत है। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली होता क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा होता है दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन है, जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है, उसे बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। और मिडल लैमेला क्या होता है? मिडल लैमेला तो दो प्लांट सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो सही जो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा? टोनोप्लास्ट बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा, क्योंकि जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है उसके बाद एक लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। सो वैक्यूल की लेयर होती है जिसे क्या बोला जाता है? टोनोप्लास्ट। प्लाज्मोडेस्माटा तो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है। और अगर आपने मिडल लैमेला को पढ़ना है तो दो प्लांट्स के सेल्स में कनेक्शन प्रोवाइड करने का जो काम है आपका मिडल लैमेला का होता है। सेल वॉल सबसे आउटर लेयर होती है जो कि प्रोटेक्शन के पर्पस से बनाई जाती है। तो इसी के साथ ये पूरा आपका सेल के मेम्ब्रेन्स के बारे में था। तो आपने इसमें क्या याद रखना है कि जो आपकी एक सिंगल मेम्ब्रेन है जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल को सराउंड करती है, इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है टोनोप्लास्ट। और सेंट्रल वैक्यूल सेल के वॉल्यूम का कितना हिस्सा होता है? 90% पार्ट होता है। इसका पार्ट प्ले किस में होता है? वैक्यूल्स के फंक्शंस को आपको समझना है कि इसका फंक्शन होता है आयन के फ्लो को मेंटेन करने में, स्टोरेज करने में, वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने में, और टर्जिटी प्रेशर यानी कि टर्जर प्रेशर को मेंटेन करने में, रिजिडिटी को मेंटेन करने में। और मिडल लैमेला क्या होती है कि दो सेल्स के बीच में जो मिडल कनेक्शन है, जो प्लांट सेल्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो आपने इसे इस प्रकार समझना है कि जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है उसमें कैसे कैसे मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व है। सबसे पहले
ये वाला जो आपका पार्ट है, ये यहां से लेके यहां तक का जो आपका पार्ट है, दिस पोर्शन इज बेसिकली प्राइमरी सेल वॉल। अब ये सेल वॉल के अंदर क्या क्या मटेरियल है जो इसे प्रोटेक्शन में, रिजिडिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं? हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, सेलुलोज और माइक्रोफिब्रिल्स। ये आपका पूरा मिडल वाला जो पोर्शन है, ये आपकी लेयर है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल के बीनीथ यानी कि अंडर साइड सरफेस में एक लेयर होती है जिसे क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में एक कनेक्शन है जिसे क्या बोलेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है इसे बोलेंगे मिडल लैमेला, क्योंकि इसके बाद दूसरा सेल शुरू हो जाएगा, तो दोनों के बीच में एक कनेक्शन है जिसे क्या बोला जाता है? मिडल लैमेला। तो ये था पूरा आपके मेम्ब्रेन्स के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन आपका एक थ्योरी के बेस पे है, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। आपको बताना है विच ऑब्जर्वेशन सपोर्ट्स द थ्योरी दैट माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें से कौन सी अवलोकन है जो इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति हुई है वो प्रोकैरियोटिक सेल से ही जन्मे गए हैं? तो आपको बताना है कि कौन सी ऑब्जर्वेशन इसके सपोर्ट में है। They are the part of the endomembrane system. They contain 70 S ribosomes and have a circular DNA. They lack a double membrane system. They divide by mitosis. अब इसके लिए अगर तो आपने कभी एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी पढ़ी है तब तो आप इसका जो आंसर है वो दे पाएंगे। अब एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी क्या कहती है? एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी कहती है कि जितने भी हमारे पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है यानी कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, पहले कहां से ओरिजिनेट हुए हैं? ये प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरियल सेल से ही उत्पन्न हुए हैं। अब इस थ्योरी को, एंड सिम्बियोटिक थ्योरी को कैसे सपोर्ट किया गया ये बाद में समझेंगे हम। एंड सिम्बियोटिक थ्योरी क्या होती है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। सो आपका करेक्ट आंसर क्या होएगा? ऑप्शन नंबर बी, दे कंटेन 70 एस राइबोसोम्स एंड द सर्कुलर डीएनए। दोनों में ही, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें या क्लोरोप्लास्ट की बात करें, दोनों ही बैक्टीरियल ऑर्गन से आए हुए पार्ट्स हैं जो कि यूकैरियोट्स का हिस्सा बन चुके हैं, और दोनों में ही 70 एस राइबोसोम्स होते हैं और सर्कुलर टाइप ऑफ डीएनए आपको देखने को मिलेगा। तो आपने याद रखना है कि जब हम एंड सिम्बियोटिक थ्योरी को पढ़ते हैं उसमें दो ऑर्गेनल्स आपके मेन होते हैं, एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा होता है आपके पास क्लोरोफिल। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एटीपी की सिंथेसिस में हेल्प करता है। वही अगर हम क्लोरोफिल की बात करें, ये ग्रीन पिगमेंट वाला ऑर्गेनल है जो बैक्टीरियल स्पीशीज से ही यूकैरियोटिक स्पीशीज में आ चुका है। तो एंड सिम्बियोटिक थ्योरी की अगर हम बात करें तो दे लैक अ डबल मेम्ब्रेन, ये तो गलत है बिकॉज दे हैव अ डबल मेम्ब्रेन। और दे डिवाइड बाय मिटोसिस, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन होएगी वो कैसे होएगी? जैसे बैक्टीरिया में होती है। बैक्टीरिया में डिवीजन कैसे होती है? बाइनरी फिजन से। तो अब क्या क्या एविडेंस थे, किसने एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी को दिया था, उसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी की, पहले तो समझेंगे ये किसने दिया था। एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी आपकी दी थी लिन मार्ग्यूलिस ने, और इन्होंने ये थ्योरी दी थी 1967 में। हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद ये थ्योरी दी गई थी, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। अब इसमें बेसिकली है क्या कि जो आपके यूकैरियोट्स हैं, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी जो एवोल्यूशन हुई है वो कहां से हुई है? ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से ही ओरिजिनेट होके फर्दर यूकैरियोट्स बने हैं। तो आपने याद रखना है, इस थ्योरी के मुताबिक पहले अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव करते थे, यानी कि बैक्टीरिया सर्वाइव करता था। लेकिन लेटर क्या हुआ, बैक्टीरिया के दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है,
They were engulfed by the eukaryotes organism. अब जब ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अब यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर चले गए, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डाइजेस्टेड, डाइजेशन होनी चाहिए थी इनकी, लेकिन इनकी डाइजेशन नहीं होती है क्योंकि ये बैक्टीरियल स्पीशीज को बिलोंग करते थे। तो ये एक एसोसिएशन बना के उसके अंदर ही रहना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे बोलते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन। अब इस चीज को कैसे प्रूव किया गया था, दैट इंस्टेड ऑफ गेटिंग डाइजेस्टेड दे सर्वाइव्ड इन द सेल एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ द सेल इटसेल्फ, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया उस न्यू सेल का पार्ट बन जाता है, जो कि आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता है। और इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में फर्दर क्या होनी शुरू हो जाती है, मिटोसिस और मियोसिस। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आज भी कैसे डिवाइड कर रहे हैं, ये दो ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी है और ये खुद ब खुद बाइनरी फिजन से आगे डिवाइड कर सकते हैं। यही प्रूफ है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कभी बैक्टीरियल स्पीशीज के हिस्सा हुआ करते थे और जो यूकैरियोट्स है वो प्रोकैरियोट से ही इवॉल्व होके बने हैं। तो ये आपकी थ्योरी एवोल्यूशन पे बेस थी कि आपके जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से ही इवॉल्व होके बने हैं। अब इस थ्योरी के लिए लिन मार्गुलिस ने कौन कौन से स्टेटमेंट्स दिए जो इसको प्रूव करती है। आपको स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है कि जो दोनों ही ऑर्गेनिज्म है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है चाहे क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें या क्लोरोप्लास्ट की बात करें, तो क्लोरोप्लास्ट आपका एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम था, ऐसा बैक्टीरियम जो अपना खाना खुद बना सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक बैक्टीरियम था जिसके लिए ऑक्सीजन सबसे बड़ा पार्ट प्ले था। तो दोनों के पास ही एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, दोनों में ही जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होता है और ये दोनों ही डिवाइड करते हैं बाय अ सेम मैकेनिज्म, दैट इज दी बाइनरी फिजन, जो कि आपका बैक्टीरिया से फॉलो अप होता है। और इसका जो साइज है, शेप है, बिल्कुल बैक्टीरियल सेल से मिलता जुलता है। तो इनकी जो साइज और शेप है वो भी एक एविडेंस है कि कभी ना कभी ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होते थे, लेकिन फर्दर इन्हें एक न्यू सेल ने इनगल्फ कर लिया, खा लिया, और न्यू सेल में नए ऑर्गेनल्स का जो बनना है वो शुरू हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। आपने याद रखना है, एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो ये बोलती है कि यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट से ही बने होते हैं। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका प्रोटीन सक्रीशन पाथवे से जुड़ा हुआ है। अब प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ होती है, अगर आपने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ रखा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रखा है, तभी आप इसका जो आंसर है वो दे पाएंगे। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट पाथवे है जो ये दर्शाता है कि प्रोटीन का पाथवे कैसे चलता है सेल के अंदर, प्रोटीन कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे एक सेल से दूसरे सेल तक जाता है। तो आपने बताना है कौन सा पैटर्न बिल्कुल सही है। तो आपका जो बिल्कुल सही पैटर्न है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी अपरेटस की तरफ, उसके बाद सेक्रेटरी वेसल्स की तरफ जाता है। अब आपको इसके लिए प्रोटीन सक्रीशन के पाथवे को समझना होगा। सबसे पहली बात, ये आपका न्यूक्लियस है, डीएनए है, जहां पे न्यूक्लियस है जहां पे आपका डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल स्टोर है। इसके बाद एक लेयर आती है जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेक्चर में हमने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, एक होता है हमारे पास रफ, दूसरा होता है स्मूथ। अब जो रफ है उस पे क्या होंगे, राइबोसोम्स जुड़े हुए होते हैं। तो राइबोसोम्स हमेशा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनते हैं और राइबोसोम्स का काम क्या होता है, राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को बनाने में। अब कैसे यहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं, सबसे पहले यहां से एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल, एक वेसिकल आता है जो प्रोटीन को इस राइबोसोम से लेके जाएगा और आगे फर्दर गोल्गी अपरेटस तक पहुंचाएगा। अब गोल्गी अपरेटस में दो फेज होते हैं, सिज और ट्रांसफेज। जो आपका सिज फेज है इसका काम क्या होता है, कंपैक्शन क्रिएट करना, स्पेस को कंपैक्ट करना, पैकेजिंग करना। और वहीं अगर हम ट्रांसफेज की बात करें तो इसका काम होता है
मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स, ये आपका ट्रांसफेज रहेगा। तो गोल्गी अपरेटस आपका एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है जो कि पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स में जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद जब ट्रांसफेज पे प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन हो जाती है, उसके बाद ये रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे आएगा आपका एक सेक्रेटरी वेसल। सेक्रेटरी वेसिकल का काम क्या है? इस प्रोटीन को बाहर की तरफ लेके जाना। इट विल फ्यूज विद द मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन से फर्दर ये प्रोटीन सक्रीट हो जाएगा। तो ये रहता है आपका पूरा प्रोटीन का पाथवे। सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उसको एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल चाहिए, वेसिकल चाहिए, जो उसे गोल्गी ऑपरेटस तक पहुंचाएगा। गोल्गी ऑपरेटस के बाद वो सेक्रेटरी वेसिकल तक पहुंचेगा और वहां से जाके ये मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके बाहर की तरफ जाएगा। तो ये थे पूरे आपके 5 क्वेश्चंस। तो क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है। सेल थ्योरी की जो थर्ड स्टेटमेंट है विर्चो ने दी है, जिसमें उसने एक स्टेटमेंट दी है ओमिनस सेलुला ए सेलुला, यानी कि हर एक नया सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बना होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सेल के 2 टाइप होते हैं, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब वहां पे कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं है। और यहाँ पे राइबोसोम कौन से टाइप के होते हैं? 70S। उसके बाद प्लांट वैक्यूल एक ऐसा ऑर्गन है जिसका काम होता है टर्जिडिटी को मेंटेन करना और स्टोरेज का काम करना। और वैक्यूल के आसपास एक लेयर होती है जिसे बोला जाता है टोनोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया की आपने याद रखना है, पहले एवोल्यूशन से पहले ये बैक्टीरिया का हिस्सा होता था। तो ये एक बैक्टीरियल ओरिजिन से है और इसमें सर्कुलर डीएनए होता है और प्लस राइबोसोम का टाइप होता है 70S। उसके बाद प्रोटीन के सिंथेसिस पैटर्न को आपने याद रखना है, कैसे प्रोटीन का सक्रीशन पाथवे चलता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी अपरेटस की तरफ, फिर उसे एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल चाहिए जो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करवाएगा और उसे बाहर की तरफ लेके जाएगा। सो ऐसे ही रोजाना अगर आप चाहते हो कि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बायोलॉजी के प्रैक्टिस करने हैं तो आपने अभी जाके गोयला क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज और बैच में एनरोल करना है। टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी 1499 में, और अगर आप कंप्लीट कोर्स लेते हो तो कंप्लीट कोर्स जिसमें आपका प्रीलिम्स के लेक्चर, टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। सो प्रीलिम्स का कंप्लीट कोर्स आपको पड़ेगा 4999 में, और अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड प्रिपरेशन करना चाहते हो ये आपको पड़ेगा 14,999 में, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट लेक्चर रहेगा, टेस्ट सीरीज प्लस स्टडी मटेरियल। तो ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर जिसमें बायोलॉजी से जुड़े हुए 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की है। रोजाना ऐसे ही अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अभी जाके गोयला क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज और बैच में आपने एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन की शुरुआत करनी है। सो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें और भी बायोलॉजी से जुड़े हुए टॉपिक्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आपके साथ हम डिस्कस करेंगे।